समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार और मैं हूं आपके साथ सुमित रॉय। लोकसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है और तमाम राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां अपने दमखम को लेकर के और अपने उम्मीदवारी को लेकर के पूरी लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ चुकी हैं। अब क्षेत्रीय पार्टियां और राष्ट्रीय पार्टियां कैसे आपस में समन्वय बनाती हैं और इस बार क्या होगा गेम चेंजर लोकसभा चुनाव का, क्या वो मोदी फैक्टर होगा या राहुल गांधी का जो मोहब्बत वो बांट रहे हैं पूरे देश में वो होगा। इसी ज्वलंत मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा और हमारे साथ दो विशिष्ट अतिथि भी हैं। लेकिन सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि आप लगातार जो हमारे इस खास कार्यक्रम सरकार को इतना जो स्नेह दे रहे हैं, आपके जितने भी कमेंट्स हैं वो हम पढ़ रहे हैं और आपको आपके तरफ से जो हमें प्यार मिल रहा है इस पूरे प्रोग्राम को लेकर के वो सराहनीय है। तो बीजेपी इस बार के आम चुनाव में 370 से ज्यादा सीटें जीतने की रणनीति बना रही है। चूंकि इस लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी सबसे बड़े फैक्टर माने जा रहे हैं, इसलिए पार्टी ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में अपने नाम के आगे मोदी का परिवार जोड़ दिया है। देखिए इस पे हमारी खास रिपोर्ट। क्या मोदी के नाम पर बीजेपी चुनाव में जा रही है? मोदी की तैयारी क्या सब पर पड़ेगी भारी? विपक्ष के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है मोदी का प्लान। एनडीए ने अब की बार 400 पार का तय कर लिया है लक्ष्य। क्या नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड तोड़ जीत की तरफ बढ़ चुके हैं? राम मंदिर, अनुच्छेद 370, ट्रिपल तलाक और मोदी की गारंटी दिलाएगी जीत। पिछले 10 साल से लगातार प्रधानमंत्री मोदी का जलवा कायम है। देश की राजनीति में 2014 के बाद से एक ही नाम छाया है और वो है नरेंद्र मोदी। चाहे विपक्ष हो या दुनिया, सभी की नजर मोदी पर टिकी है। इसलिए तो बीजेपी सबसे ज्यादा उन्हीं के चेहरे को भुनाने की कोशिश में लगी है। सर्वे की माने तो टिकट चाहे जिसे भी दिया जाए, लेकिन वोट पीएम मोदी के नाम पर ही भाजपा को मिलने वाला है। मतदाताओं को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उनके इलाके से किस उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। ऐसे में मतदाताओं का वोट या तो उनके पक्ष में या फिर उनके ही विरोध में गया माना जाएगा। एक अकेला सब पर भारी पड़ रहा है। राज्यसभा में विपक्ष को मोदी द्वारा संबोधित की गई यह टिप्पणी यह दिखलाती है कि बीजेपी एक बार फिर से पीएम के कंधों पर सवार होकर चुनावी नैया पार करने जा रही है। भ्रष्टाचारियों पर सिर्फ कार्रवाई नहीं कर रहा, लेकिन मेरे देशवासी मेरी बात समझ लीजिए। मेरी गारंटी है, इन भ्रष्टाचारियों ने, इन बेईमानों ने जिसका धन लूटा है, उस धन को मैं लौटा भी रहा हूं। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जहां लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए की ओर से ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार, रैलियां, सभाएं शुरू हो चुकी हैं। पीएम मोदी लगातार रैलियां और सभाएं कर रहे हैं। वहीं आईएनडीआईए में चुनावी जंग जीतने का जुनून अभी तक नहीं दिख रहा है। किस प्रकार से पत्थरबाजी होती थी, किस प्रकार से बेटी और बहनों की आबरू लूटी जाती थी, एक आतंक का माहौल पूरे देश में था। एक किस प्रकार से सीरीज बम ब्लास्ट एक ही साथ कई अन्य महानगरों में एक साथ बम ब्लास्ट होते थे। आखिर क्या कारण है कि 2014 के बाद इस प्रकार की घटनाओं पर विराम लगने का काम किया? इसलिए कि ईमानदारी पूर्वक देश सेवा के नाम पे एक देशभक्त देश का प्रधानमंत्री बना है, जो अकेले अपने दम पर इन सारे विषयों पर विराम लगाने का काम किया है। इधर कांग्रेस ने घर घर गारंटी अभियान का शुभारंभ किया है, जिसका मकसद देश भर में 8 करोड़ परिवारों तक पहुंच बनाना है। वहीं पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को असफल बताते हुए उन्हें सत्ता से हटाने की बात कह रहे हैं।
और आज क्या हो रहा है, विपक्षी नेताओं को जेल में बंद किया जा रहा है। चुनाव में सबको समान अवसर नहीं है और कई मुकदमे एक के ऊपर एक, छोटी छोटी, और हमारे पार्टी के ऊपर इतना बड़ा जुल्म किया और इतने हमारे को पेनल्टीज डाले, 3,567 करोड़ रुपए का हमारे ऊपर उन्होंने पेनल्टी डाली। क्या ये लेवल प्लेइंग ग्राउंड है? और ये हमारे ऊपर आज हो रहा, कल मीडिया के ऊपर होगा, मीडिया हाउसेस के ऊपर होगा, सबके ऊपर होगा। तो इसीलिए इस देश के डेमोक्रेसी को बचाना है, संविधान को बचाना है। इसीलिए हम सब लोग, देश के लोग एक होना चाहिए और लड़ना चाहिए। और जो ऑटोक्रेटिक मोदी साहब है उनको हटाना चाहिए। अब प्रधानमंत्री मोदी के सामने 2024 में सत्ता की हैट्रिक लगाने की चुनौती है। देश की चुनावी राजनीति में जवाहरलाल नेहरू को छोड़ दें तो कोई भी प्रधानमंत्री लगातार 3 बार चुनाव नहीं जीत पाया। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव में जीत हासिल करते हैं तो वह निश्चित तौर पर एक इतिहास रचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस झारखंड बिहार। तो क्या 2024 के लोकसभा का रण बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ेगी या फिर जनता जो है वो अपने उम्मीदवारों की जो काबिलियत है उस पर वोट करेगी? इस ज्वलंत मुद्दे पे खास बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आरजेडी के महासचिव कैलाश यादव जी का स्वागत करता हूं और दूसरी तरफ मैं शोभा यादव जी का स्वागत करता हूं जो बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगी। कैलाश जी, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि हर जगह मोदी मोदी का ही गुणगान हो रहा है। पिछले 10 सालों में मोदी ने जिस तरीके से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके की एक लहर बनाई है, क्या 2024 में भी वो लहर कायम रहेगी? देखिए, हम लोगों को तो लहर दिखता नहीं है, लेकिन मोदी जी का लहर है। आज़ाद भारत के बाद पहली बार देश में प्रचंड बेरोजगारी, प्रचंड महंगाई, सेना को ठिका में भेजना, नौजवानों को रोड पर लाना, किसानों को कील से ठोकना, मजदूर विरोधी सरकार, जन विरोधी नीति, आर्थिक सुरक्षा, सब फेल है। 205 लाख करोड़ के कर्ज में भारत को 10 बरस में लाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इसका मिसाल जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने कभी देश को बताने का काम नहीं किया। 2 करोड़ नौकरी देने का इन्होंने वादा किया था, लेकिन मुश्किल से 2 लाख भी नौकरी इन्होंने नहीं दे सका। ओबीसी अपने आप को कहने की बात करते हैं, इनको बताना चाहिए कि देश में ओबीसी लोगों को कितना नौकरियां और रोजगार दिए। कई सवाल है जो कि इनको जो है कि उससे नवाजा जा सकता है, लेकिन दावा करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि जुमलेबाजी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है, 10 वर्ष में जितना वादे और दावे किए आदरणीय मोदी जी और उनके पार्टी के नेता लोग, सब खोखले और झूठे निकले। तो इसलिए बीजेपी अपना डफली, अपनी राग बजा रही है मीडिया के माध्यम से, लेकिन जनता के अंदर में गांव गरीब गुरबा के लोग जो हैं, जितने गांव में जाइएगा सब लोग थू कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने आए थे, शुरू में तो चौखट चूमे थे संसद का, और हर डिस्ट्रिक्ट में सभी सांसदों को उन्होंने बोला था कि ये गांव गोद लेकर आदर्श गांव का बनाकर देश में मिसाल कायम। आप पूछना चाहते हैं कि बताया जाए कि देश में कितना आदर्श गाँव बना और कितना जो है कि गगनचुंबी जो है कि आदर्श गाँव को दिखाया गया। तो बहुत सारे सवाल है जिसको हम लोग आने वाले चुनाव में पर्दाफाश करने का काम करेंगे। लेकिन बीजेपी तो ये दावा करती है कैलाश जी, और ये लगातार मुखरता से कहती है, जितने भी तमाम प्रवक्ता, केंद्रीय प्रवक्ता कह लीजिए या कोई कार्यकर्ता भी है, वो सीना चौड़ा करके बोलता है कि नहीं, मोदी जी ने भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा कनेक्शन था, जो हमारा रिलेशन था, वो बहुत मजबूत हुआ है। इस बार 400 पार का आंकड़ा हम ये करेंगे। अगर हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो झारखंड में 14 में से 14 लोकसभा सीट जो है वो जीतने की बात कर रही हैं। तो मोदी जी का जुबान जीन के अंदर में बंद है, डब्बे में। और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आप बात कर रहे हैं, चाइना अभी जो है कि कई जगहों का नाम बदल के अपने देश के नाम पर कर दिया। दूसरा जो है कि नेपाल जो है कि कई हिस्सा ले लिया भारत का, और नेपाल को अपने जो बोला कि हमारा हिस्सा है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी खतरा है, और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में आदरणीय प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला, और इनका विदेश नीति बिल्कुल फेल है, जिसके चलते भारत और विश्व में थू-थू हो रही है।
दूसरा चीज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस बात में इनकी है। अभी कई ठो भ्रष्टाचार, कितना घोटाला, कई अखबार वाला उनका आप सब समझ रहे हैं, कितना अमेरिका में इनका छिछी थुतु हुआ, या किसी से छिपा हुआ नहीं है। जो देश 10 साल में 205 लाख करोड़ के कर्ज में हो गया, यही तो इनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी है। तो इसलिए जो है कि इवेंट मैनेजमेंट से देश नहीं चलता है। 70% आज भी देश के लोग कृषि पर आधारित हैं, और आप कृषि को चकनाचूर कर दिया, तहस नहस कर दिया। किसान आज रोड पर हैं। आपने एमएसपी दोगुना करने के बाद किया था, गारंटी देने की बात की थी, तो इनकी सारा गारंटी फेल है। एक ही गारंटी है, केवल झूठ बोलना। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि भारतीय झूठा पार्टी। शोभा जी, बड़ा आरोप लग रहा है, आपसे जानना चाहूंगा कि एक तरफ जहां मीडिया में खास तौर पे और पूरे देश भर में या विदेशों में भी नरेंद्र मोदी जी की जो पहचान बनी है, जो छवि बनी है भारत के परिप्रेक्ष्य में, क्या वो छवि एक्चुअल में है या फिर जो बातें आरोप लग रही हैं वैसा ही है? देखिए, विपक्ष का काम ही होता है कि आरोप प्रत्यारोप लगाना। तो इनका भी जो अपना इनका धर्म है वो धर्म निभा रहे हैं। और आप आज देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जब से वो आए हैं, तब ये भारत तेजी से विश्व गुरु बनने की दिशा में बढ़ रहा है। आप देखिएगा, अगर आंकड़े उठाकर भी आप देखेंगे तो पीएम उज्ज्वला योजना जो उन्होंने 9,59,00,000, जो कि झारखंड में 35,27,135 का लाभार्थी हुए हैं। चाहे पीएम आवास योजना जो कि 15 लाख, झारखंड की अगर हम बात करें तो 15,84,185 लोग लाभार्थी हुए हैं। पीएम आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, शौचालय, पीएम, ऐसे कितनी योजनाओं के बारे में हम आपको ये बता सकते हैं आंकड़े कि जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद भारत में लोग जो है कितने तरक्की किए। और हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी का नजर होता है, चाहे वो गरीब से गरीब हो, चाहे आप प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 34 लाख रेहड़ी पटरी वाले जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं उनके लिए जो उन्होंने ऋण वितरण किया। चाहे किसान योजना में आप देखे होंगे कि 12 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपया सालाना आर्थिक मदद। इस तरह से बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको अगर हम लोग गिनाने लगे तो कम पड़ेगा, शब्द भी कम पड़ेंगे और समय भी कम पड़ेंगे। तो विपक्षों का तो आरोप है 70 साल। देखिए शोभा जी, आरोप तो लग रहा है, आप अपने तरफ से कह भी रही हैं कि कई सारी योजनाएं हैं, लेकिन धरातल पे जो दिख रहा है, जो आम जनता जिस चीज की मांग कर रही है, जिस चीज से त्रस्त है, आप कह रही हैं कि उज्ज्वला योजना में इतने सारे लाखों लाभार्थियों को मुफ्त में गैस मिला है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि 400 रुपए का गैस आज कहां 1100 रुपए पहुंच गया है। अगर हम बात करें कि स्वनिधि योजना की तरफ से कई सारे ऐसे युवा हैं, कई सारे ऐसे नौजवान हैं जिनको अपने तरफ से पैसा दिया गया सरकार की तरफ से कि कुछ वो नया करें, लेकिन बेरोजगारी का स्तर भी तो बड़ा है। देखिए, ये तो सही बात है कि बेरोजगारी का तो हर समय ऐसा नहीं होता है कि आप बेरोजगारी पूरा देश से पूरा बिल्कुल मिटा देंगे, कुछ ना कुछ तो रहता ही है। लेकिन आप अगर आंकड़े के हिसाब से देखेंगे तो जो 70 साल में कांग्रेस ने जो किया और उसको आप मिला के इधर आइएगा 14 के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, तो वो आप देख सकते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, सिर्फ इसलिए कि एक ऐसे दूरदर्शी नेता के हाथों में भारत का अपना जो बढ़ रहा है विकास की ओर। तो आप कह सकते हैं कि भारत जो सपना हम लोगों ने देखा था, हर हिंदुस्तानी को सपना था जो भारत देश जितना मजबूत, और विदेशों में देखेंगे जिस समय आप देखे होंगे कोरोना काल में, चाहे युद्ध के समय भी आप यूक्रेन वगैरह से बच्चों को लाने का जिस समय ये हुआ था, तो वहां से आप भारतीय बच्चों को बचाने का काम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ही किया। आप देखे होंगे कि दूसरे देश के लोग भी भारत का झंडा को लेकर दिखा के वो बचने का काम किया। इस तरह से आप कह सकते हैं कि विदेशों में भी आज भारत का परचम अगर कोई लहरा रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी। लेकिन देखिए, कई सारे आरोप जो लग रहे हैं वो आपके सामने भी हैं, आप तक भी पहुंचते होंगे। चाहे हम अभी रिसेंट में जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो इतना बड़ा घोटाला हुआ, उसमें जितने भी उस कंपनियों के नाम सामने आए, उसमें से कई सारी ऐसी कंपनी है जो बंद होने के कगार पे है, लेकिन तब भी उसने बीजेपी के खाते में करोड़ों रुपए जो है वो पहुंचाए हैं। अगर हम बात कर लें दूसरी योजनाओं को लेकर के ही, तो उसमें धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि हाँ ठीक है, बोलना एक अलग बात है, लेकिन करके दिखाने में कहीं ना कहीं बीजेपी पीछे दिखाई दे रही है अभी भी? नहीं, देखिए, आज पूरे भारत में अगर आप देखते होंगे कि
पूरे भारत में मोदी के अलावा कोई नेता नजर ही नहीं आता, भाजपा के अलावा कोई पार्टी नजर नहीं आती। तो उसका कारण एक ही कारण है कि अपने कार्यों के बल पे, अपने जो आप देख सकते हैं हर तबके के लोगों के बीच में जाके उनको भी ध्यान में रख के जो योजनाएं बनी है वो धरातल में है। चाहे आप देख सकते हैं आंकड़े उठाकर, और जितना काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है ये अभी 14 से अभी तक में, तो वो आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो पता चलेगा। ऐसे तो विपक्ष का आरोप होता है कि लगाए, जैसे आप अराजकता की स्थिति, झारखंड में जो अराजकता की स्थिति थी वो आप देखेंगे कि अभी जो हमारे हेमंत जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, जो उन्होंने 4 साल 4.5 साल उन्होंने सरकार चलाया, उस समय फिर वही बढ़ गया। पहले अब रघुवर दास के काल में आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने काम किया। रघुवर दास जी के कार्यकाल में भी तो हाथी उड़ा ही था। शोभा जी, कैलाश जी आपसे जानना चाहूंगा, शोभा जी डायरेक्टली कह रही हैं कि मोदी जी के अलावा कोई और नेता ही नहीं है। बीजेपी में क्या नेतृत्व की कमी आपको भी दिखाई दे रही है? क्योंकि ये जो हमारा आज का मुद्दा ही है कि अगर मोदी जी को हटा दिया जाए, ऐसे भी बीजेपी में एक जो कथित तौर पे जो एक रूल है कि 75 इयर्स के बाद कोई भी जो पद में होगा कोई भी नेता तो वो पद को छोड़ देगा। अभी तो चलिए मान लीजिए 2024 में मोदी जी वापस से आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन आगे क्या होगा और इनका विकल्प क्या दिख रहा है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जितना बोलती है ठीक उसका उल्टा करती है। मोदी जी ने अपने आप को एक ऐसा मशीन में फिट कर दिए हैं कि बीजेपी के जितने भी लोग हैं उनके आंख में चश्मा लगाना पड़ेगा। उनके आंख से खुला जो है कि रोशनी दिखता नहीं है। मोदी जी एक ब्रांड बने हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। किस मामले में? मणिपुर में नग्न जो है हमारे महिलाओं को जिस तरह से अत्याचार किया गया, कहने में अच्छा नहीं लगता है। और आज भी वहाँ का मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री इस विषय पर एक शब्द नहीं बोल सके। आज भी वहाँ पर जो है कि मणिपुर जल रहा है। उसका नतीजा है कि नॉर्थ ईस्ट का 3 राज्य जो है कि आपस में टकरा रहे हैं। उसमें गृह मंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा। वहाँ के दोनों डीजी एक दूसरे डीजी को जो कि केस कर रहे हैं। ये भारत में अंतर जातीय लड़ाई कभी नहीं होती थी। ये जो है कि आपका ये जो नीति है, ये नीति का कारण है अनुभवहीन नीति। ये अनुभवहीनता का कारण है जिस कारण से हम और आप लड़ रहे हैं आपस में। एक नॉर्थ ईस्ट का एक मिसाल है, ऐतिहासिक मिसाल है, आप जानते होंगे। मैं बहुत ज़्यादा उस पर बात नहीं कहूँगा। दूसरा है, देश में इतना असहिष्णुता क्यों बढ़ गया? देश में भाईचारे की गंगा जमुना तरजीह की बात होती थी, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता रहती थी। श्रद्धेय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी नेता थे, बीजेपी से आते थे, लेकिन देश के सर्वमान्य नेता थे। सर्वदल उनको जो है कि सम्मान के दृष्टिकोण से देखता था। जब तक वो बीजेपी के सरकार में रहे, लेकिन उनके साथ 25 दल, 26 दल, 27 दल के लोग भी एनडीए के नाम पर रहते थे। लेकिन वो भी एक मतलब कि एक देखने में लगता था कि हाँ एक देश का एक संरचना बना के चल रहे हैं। लेकिन उनको महसूस कभी होता था कि हम नैतिकता के आधार पर नहीं खरे उतरे हैं, तो उन्होंने इस्तीफा देने के लिए कई बार अपने आप को प्रेरित किया। दबाव की राजनीति कभी नहीं की। लेकिन यहाँ तो केवल ड्रेस बदलने की राजनीति हो रही है। तो जब दिन भर में हम ही 10 बार ड्रेस बदलेंगे तो कोई भी रोड में देखा कहेगा वो देखो फैलाना कैलाश यादव दिन भर में बहुत ड्रेस बदल रहा है जी। तो महंगे सूट, महंगे गाड़ी, महंगे जहाज पर चलने से आदमी की चर्चा होते रहती है। यही मोदी जी की पहचान है। अच्छा कैलाश जी, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, लोकसभा का रण यहाँ पर भी है। 14 लोकसभा सीट है। 13 और 1 का जो समीकरण एनडीए फोल्डर में बना है उसमें मोदी जी के नाम पर इस बार उम्मीदवारों को वोट मिलेंगे, उस लहर के तौर पे वोट मिलेंगे, या फिर उनके काम को लेकर के उन उम्मीदवारों ने जो 5 साल में काम किया होगा उस पे वोट मिलेगा? मोदी जी का लहर था। पिछले बार जब थी तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर जी थे तो उन्होंने बोला था अब की बार 65 पार, तो जनता बता दिया था मोदी जी का लहर। और इस बार का जो लहर है 0 पर आउट करने जा रही है यहाँ की जनता। तो इसलिए इसमें लहर जो है कि दिख गया है। झारखंड में, बिहार में एक परिक्रमा चलने वाला नहीं है। यहाँ के लोग जो है कि दबे कुचले गरीब तबके के लोग हैं। गांव गरीब सो आते हैं लोग, खेतिहर किसान हैं, मजदूरी करके आते हैं। आप इतना ही आप मिसाल कायम की हैं तो आप झारखंड के और बिहार के लोगों का दयनीय स्थिति देख लीजिए क्या है। तो तेजस्वी जी का कुछ दिन सरकार आता, कुछ लोगों का नौकरी देके एक इतिहास कायम करने का काम किया कि काम करने का क्या तरीका होता है। हम स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं ये राष्ट्रीय चुनाव है, देश का आम चुनाव है। देश का आम चुनाव में जो है कि देश का मुद्दा इसमें देखा जाता है। देश में प्रचंड बेरोजगारी है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। जिस घर में जाइएगा, कोई डॉक्टरी किया, प्राइवेट इंजीनियरिंग किया, बीटेक किया, एमबीए किया, सब लोग आज जो है कि 20,000 25,000 नौकरी करने के लिए ललायित हैं। ये स्थिति भारत में होगी, जबकि भारत एजुकेशन का, नौकरी का हब था।
विदेश के लोग यहाँ पर आकर नौकरी करते थे। आज स्थिति हो गई है कि लोग नौकरी तनख्वाह देने के लिए स्थिति नहीं है। आरबीआई की स्थिति देख, खजांची आपका खाली है। आपने अभी जिक्र किया था हम इलेक्टोरल बॉन्ड का, बहुत अच्छा बात है कि आप अब गांव-गांव में लोग इलेक्टोरल बॉन्ड के विषय में जान गए कि 22,000 में 16,000 करोड़ केवल बीजेपी को चंदा मिल गया। उसमें कितनी फर्जी सेल कंपनी के नाम से इन्होंने चंदा उठाने का काम किया है। और 16 लाख करोड़, हम लोग कोरोना में अपनी जान बचाने में हम लोग परेशान थे और इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए उस दरमियान में लोगों का, कुछ चीने थे इनके साथी उद्योगपति का, इन्होंने कर्जा माफ कर दिया। ये किसका पैसा था बताइए? ये हमारा और आपका पैसा था। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो नाजायज पैसा भी इंतजाम कर गए, हम तो धन्यवाद देते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि इन्होंने जनता के सामने जो है कि पर्दाफाश करने का काम किया और सार्वजनिक पटल पर लाने का काम किया। उनको हम कोटि कोटि साधुवाद करते हैं। दूसरा चीज आपने कोरोना का नाम लिया, जिस कोरोना में जिससे वैक्सीन बनवाया गया उस वैक्सीन कंपनी वाले से भी इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर पैसा ले लिया 500 करोड़ रुपया। कई कंपनियां ऐसी है जिसको अपने लेबर को पैसा देने के लिए थी, पैसा नहीं है तनख्वाह देने के लिए, और वो जो है कि 1200 करोड़ रुपया चंदा दे रहा। तो ये जो है कि इनका पोल खुल चुका है। इन्होंने जीएसटी और नोटबंदी के नाम पर काला धन को व्हाइट किया और अपना पूंजी बनाया और कुछ गिने चुने उद्योगपतियों को विदेश में बैठाकर वहां कार्यालय खुलवाकर वो जो है कि अरबपति खरबपति बनाने का काम किया। 2014 से पहले यूपीए शासन काल में आपको सबको याद होगा, बताइए ना, कोयला घोटाला, कोयला घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, भूमि घोटाला से लोग त्रस्त थे। आतंकवाद चरम सीमा पे था, सीमाएं असुरक्षित थी। तो आप ये बताएं कि 14 से पहले जो स्विस बैंक में काला धन जो जमा था उसके बारे में आप बता सकते हैं? 125 करोड़ जनता। आप लगातार आप देख रहे हैं कि 70 साल में जो कांग्रेस ने भारत को लूटने का, खोखला करने का काम किया, इन्होंने एक नाम लिया, इन्होंने मणिपुर का नाम लिया। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि बंगाल के बारे में क्यों नहीं बात करते? संदेश अली खाली के बारे में क्यों नहीं बात करते? जहाँ के वहाँ के में रहने वाली जो ममता बनर्जी की सरकार है, वहां से महिलाओं और बेटियों को घर से उठा उठा के ले जाया गया, उनके साथ बलात्कार किया गया। उनकी बात क्यों नहीं करते ये? और आप कहते हैं मणिपुर की बात। आप पहले तो बगल में आपका कलकत्ता की बात कीजिए, बेटियों को किस तरह रेप किया गया, बलात्कार किया गया, उसकी बात आप करें। कि आपका जहां चाहे आप बिहार की बात करते हैं, तेजस्वी यादव, चाहे लालू जी के बारे में बात करते हैं, तो उनके बारे में अभी आपको पता है कि कितने घोटाले में पूरा परिवार फंसा हुआ है। ये आप इनकार नहीं किया जा सकता। शोभा जी, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, दो ऐसी सीट हैं जो हॉटकेक मानी जा रही हैं अभी, एक तो गिरिडीह और एक दुमका, जिसको लेकर के कल जेएमएम ने भी अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। और आपके तरफ से सीता सोरेन परिवार की बड़ी बहू जो है इस बार दुमका में आमने सामने होंगी नलिन सोरेन के। क्या जरूरत पड़ गई कि वहां पे दुमका में जो पहले से सांसद रहे हैं, अभी इतना काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे ये तो जनता बताएगी, लेकिन सोरेन परिवार की बड़ी बहू को बीजेपी में लेकर क्या ना, या फिर अगर हम बात करें गीता कोड़ा की भी अगर हम बात करें, वो भी बीजेपी में आकर के, अगर इतने ही सक्षम है बीजेपी के तमाम जो काडर है, तमाम जो नेता हैं, तो दूसरी पार्टी से लाने का क्या संदर्भ बनता है? देखिए, आपका एक जो आपने क्वेश्चन किया, लेकर आना, लेकर कोई नहीं आता, बीजेपी किसी को लेकर नहीं आती है। आरोप तो यही लग रहा है ना कि बीजेपी लोग जो है, प्रेशर पॉलिटिक्स लोग के काम कर रहे हैं। कांग्रेस में अपनी, चाहे और भी जो यहाँ क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उसमें लोग को विश्वास नहीं है कि सब जानते हैं कि जीत के कोई भी जिताने का कोई भी पार्टी में दम नहीं है। इसलिए खुद स्वतः लोग भाजपा की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि एकमात्र नेता, एकमात्र पार्टी है जो कि भारतीय जनता पार्टी है। और जहां तक सीता सोरेन जी की बात आप कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि सीता सोरेन जी ने बताया है कि किस तरह उनको वहां उपेक्षित महसूस कर रहे थे, किस तरह अपमानित किया जा रहा था और किस तरह उनके पति के साथ किया गया, वो तो जांच का विषय है। लेकिन उन्होंने जो कहा, उनकी दोनों तीनों बेटियों के साथ जिस तरह अपमानित करने का काम कर रही थी झामुमो, तो उसलिए वो अपने सम्मान और इज्जत सम्मान के लिए वो भाजपा के अलावा उनको कोई पार्टी ही नजर नहीं आई। इसलिए वो आए और हम लोग महिलाओं को सम्मान देने का काम करते हैं और उनको हटा के हम महिलाओं को वहां से लड़वाने का काम कर रहे हैं। तो इसमें सीता सोरेन एक महिला है और बहुत ही अच्छी महिला है, उनकी पकड़ भी है, तो अगर वो लड़ती हैं तो इसमें गलत क्या? जी, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, बीजेपी आजकल जो है बोरो प्लेयर पर अपनी पहचान बना रही। पहले भी बोरो प्लेयर ले आई थी, उसके बाद देश में उन्होंने सत्ता पे आया। आप जिस लोकसभा क्षेत्र का जिक्र कर रहे हैं,
ये दोनों सीट जो है कि हंसी का पात्र हो गया जनता के बीच में। गीता कोड़ा के जो हस्बैंड थे पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी पर यही भारतीय जनता पार्टी जो है कि आरोप लगाकर सीबीआई जांच कराने वाली है। और मधु कोड़ा पर इन्होंने बताया था कि विश्व का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री झारखंड के हैं। और उस मधु कोड़ा के पत्नी को हायर करके और मधु कोड़ा को बीजेपी में लाकर बीजेपी ने बता दिया कि हमारे यहाँ जो गुजरात की एक कंपनी थी निरमा पाउडर, वो पाउडर का हम जो है एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं और असेंबलिंग कर रहे हैं। वाशिंग निरमा पाउडर मैंने वाशिंग मोदी के मशीन में जो है कि वो समा गई। सीता सोरेन की जहाँ तक बात है, अभी सीता जी का हम किसी का निजी टिप्पणी हम किसी नहीं कर सकते हैं किसी के विषय में, लेकिन हम सीता जी जिस घर के बहू हैं उस परिवार का राज्य में एक संघर्ष की पहचान है। और उनके जो हस्बैंड थे दुर्गा सोरेन, वो भी काफी संघर्षशील साथी थे, हम लोग भी उनके साथ रहे थे। देखिए बीजेपी की आज स्थिति हो गई है आगे कुआं पीछे खाई। सुनील सोरेन को उन्होंने टिकट अनाउंस करके क्षेत्र में सिंबल भी दे दिया था कि आप अपना काम कीजिए। सबसे पहले घोषणा करने वाली झारखंड में भारतीय जनता पार्टी टिकट अनाउंस करके थपड़ी बजा रही थी। और आज सीता सोरेन को हायर करके सुनील सोरेन को धक्का कर दिया गया। और सीता सोरेन के विषय में आपको जानकारी होगा कि उनके ज्वाइनिंग के 4-5 दिन पहले जो सांसद रिश्वत कांड जो हुआ था राज्यसभा का चुनाव में, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा कि भ्रष्टाचार का पैमाना इन पर तय होता है और किसी भी सूरत पर जांच से पीछे नहीं, इन पर सीबीआई जांच और जो भी आपराधिक जांच हो सकती है वो किया जाएगा। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश में है। और संजोग से उस दिन हम टेलीविजन देख रहे थे और आज तक चैनल में ब्रेकिंग न्यूज में चल रहा था, तो कई चैनलों में चल रहा था। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस लीडर को अपने पार्टी में लेना चाहती है, वो जो है कि किसी न किसी बहाने पर उनके दाग को उजागर करती है और दाग को उजागर करके ईडी सीबीआई आईटी को भेजकर डराती है, फिर अपने आप को जो बोलती है कि हम सारा मामला को खत्म कर देंगे और तुम जो कि मेरे पार्टी में चले आओ, तुमको टिकट देंगे, संसद में भेज देंगे। बीजेपी में दूसरा चीज मैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूँ, आपने बताया कि झारखंड में बीजेपी 13 का दावा कर रही है। आपका जिस जगह कार्यालय यहाँ रांची लोकसभा क्षेत्र में आता है और रांची की पहचान एचईसी से है। एचईसी 1958-60 में उसकी स्थापना हुई थी। वो जो है कि आपको आप जानते हैं कि यहाँ के बड़कागर स्टेट की जमीन में जो है कि कारखाना बना था। वहाँ के रईती लोग का और जो विस्थापित है आज भी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आज 24 महीना होने को जा रहा है। 24 महीना में वहाँ के कर्मचारियों का, अधिकारियों का और ठेका मजदूर कर्मचारियों का स्थिति देख लीजिए। दुकानदार राशन तक नहीं दे रहा है। गांव वाला भी, घर वाला भी जो बिहार यूपी से दिल्ली से आके यहाँ नौकरी करे, वो भी भगा रहा है कि जब तुम नौकरी करते थे तो हमारे यहाँ नहीं था, तो हम तुमको कैसे मदद कर सकते हैं। अनाज खाना पीना, उन लोगों को माली हालत देख लीजिए कितना दयनीय है। रांची के सांसद सुन लीजिए, रांची के सांसद इंक्लूडिंग झारखंड के सभी सांसद एचईसी को लेके गए थे प्रधानमंत्री के पास। प्रधानमंत्री ने नोटिस तक नहीं लिया। प्रधानमंत्री झारखंड में आते हैं, रांची में आते हैं, लेकिन और झारखंड के किसी को, लेकिन एक बार एचईसी का नाम नहीं लेते हैं। ये बहुराष्ट्रीय कंपनी को लाकर देश के कल कारखाने को गिरवी करने का, निजी हाथों में देने का काम किया सिर्फ एक आदमी को। रांची के सांसद बिरसा चौक पार करके हटिया एचईसी में नहीं घुस रहे हैं। वहां के लोग इंतजार करेंगे, आइए हम वेलकम करेंगे। इनके विधायक जो हटिया के और जो रांची के सांसद है, कई बीजेपी के नेता है, थपड़ी बजा दिए 100 करोड़ दिलवा रहे हैं, अगले महीने पैसा दे करते करते 24 महीना बिता दिए। नतीजा क्या, ताला लटकने की स्थिति में। इसका हाय लगेगा। वहां पर लाखों लोग जो है कि कर्मचारी और मजदूर जो कि वहां पर रहने वाले लोग आवासीय क्षेत्र में, वहां से सटे हुए कितना क्षेत्र का विकास हो गया। जितना नया क्षेत्र बना, सिंह मोड़ से लेकर पुंदा, जितना कॉलोनियां बने, सब एचईसी का देन है वहां के लोगों का। तो आप जो है कि आप अंदाज कर सकते हैं कि इनका डेवलपमेंट का क्या पैमाना है और क्या कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे अनगिनत सवाल है जो जनता इंतजार कर रही है। जैसे घोषणा होगा जनता साइलेंट है। इस बार इनको इन्होंने कहा, जहां तक सांसद की बात कहा, इन्होंने वो तो एक पहले भी जीत चुके हैं और दूसरी बार भी वो अपने जनता के बीच में भाग्य आजमा रहे हैं और आने वाला समय में भारी बहुमतों से जीतेंगे। और एचईसी की बात, ये कुछ लोग हैं जो कि एचईसी की राजनीति करते हैं, तो इसलिए इस बात को उछालते हैं। तो इस बात पे मैं नहीं जाऊंगी। मैं उनके साथ सहानुभूति रखती हूँ, मैं उनके साथ सहानुभूति रखती हूँ। और हमेशा हमारे सांसद, हमारे विधायक हमेशा इन बातों को उठाते रहे हैं और आने वाला समय में भी अगर कोई उठाने वाला होगा तो हमारा सांसद ही। एचईसी रक्षा मंत्रालय का एक से एक चीज बनाया, पोखरण का सामान बनाया। अभी जो चंद्रयान जो 1, 2, 3 जिसका उसमें एचईसी का अहम योगदान था,
मजदूर जो है कि अपना एक टाइम खाना खा के 3 टाइम काम करते थे कि देश का नाम रोशन चलिए हो। कैलाश जी, शोभा जी, समय की थोड़ी बाध्यता है, लेकिन आने वाले लोकसभा के जो ये रण चल रहा है 2024 का, इसमें नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी की जो लहर है वो क्या उम्मीदवारों के लिए एक एक्स्ट्रा एडवांटेज साबित होगी, या फिर वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के फेवर में चली जाएगी? और क्षेत्रीय दल और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो बीजेपी और एनडीए फोल्डर जो है वो 14 में से 14 सीटों को जीतने की बात कर रहा है, और साथ ही महागठबंधन जो है उसकी सीट अभी भी कुछ बाकी है, उम्मीदवारों को उतरना बाकी है, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि उम्मीदवार किस तरीके से जनता की कसौटी पर खरे उतरते हैं। फिलहाल मैं दोनों अपने जो विशिष्ट अतिथि हैं उनका फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। मोदी जी का चमक बिहार और झारखंड में चलने वाला नहीं है, नॉर्थ ईस्ट साउथ में चलने वाला नहीं है, बंगाल उड़ीसा में चलने वाला नहीं है, उत्तर प्रदेश में अब गेरुआधारी भी काम नहीं आएगा। 30,000 साधु ने अनाउंस किया है कि मोदी जी के बनारस कॉन्स्टिट्यूएंसी के खिलाफ में जाकर हम दुष्प्रचार करेंगे, मोदी जी के खिलाफ में। प्रवास के समय में मंत्री एनडीए फोल्डर भी अपनी तरफ से आश्वस्त है, और महागठबंधन जो है, जो विपक्ष है, जो इंडिया अलायंस है, वो भी पूरी तरीके से आश्वस्त है और अपने आप को इस पूरे मुकाबले में कहीं ना कहीं सबसे आगे बता रहा है। फिलहाल इस अहम चर्चा में मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन झारखंड बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों के अपडेट के लिए देखते रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।